नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग एक बार पुनः आ चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हैं हिंदी भाषा, बोली, लिपि और भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न ऐसे होंगे आप सभी के समक्ष जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी भी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही सहायता करेंगे। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। सेशन में पूरी तरीके से आप बने रहिएगा और कोई चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। देखते हैं हम लोग कौन सी नहीं है। स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम, प्रत्येक धुन के लिए अलग चिन्ह, मात्राओं के प्रयोग में एकरूपता, सुंदर और सुगठित लिखावट। कौन सी विशेषता नहीं है देवनागरी लिपि की? आप सभी लोगों को फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 3, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। यानी मात्राओं के प्रयोग में एकरूपता, ये देवनागरी की विशेषता नहीं है, यानी सारी मात्राएं एक जैसी यहाँ नहीं है। फिर सही क्या क्या है? स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम है, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह है, ये भी सही है। सुंदर और सुगठित लिखावट भी है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देवनागरी लिपि में केवल आ को छोड़कर सभी स्वरों की ह्रस्व एवं दीर्घ मात्राएं उपलब्ध हैं। व्यंजनों के साथ जोड़कर इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। फिर और महत्वपूर्ण हम लोग जो है देवनागरी लिपि की विशेषताओं को जानते हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम अभी आपने देखा, प्रत्येक धुन के लिए अलग चिन्ह ये भी आपने देखा, सुंदर और सुगठित लिखावट ये भी आपने देखा। फिर है शिरोरेखा के कारण वर्ण एवं शब्दों के बीच अंतर स्पष्टीकरण है। और देवनागरी लिपि कैसी है? वर्णनात्मक है। तो ये कई सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं देवनागरी लिपि की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है, कौन सी है? मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती, ढूंढाड़ी। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली कौन से है आपको बताना है, सभी को उत्तर देना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 1 मेवाती, तो बिल्कुल राइट होगा। यानी उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली कौन सी है? मेवाती। आगे बढ़ेंगे। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कितनी? 4। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं और इसको हड़ौती भी कहते हैं। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है, उसका नाम है अहीरवाटी, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से नहीं जाना जाता है। जयपुरी बोली, झाड़साही बोली, अहीरवाटी बोली, कुई की बोली। कौन सा नाम नहीं है ढूंढाड़ी का? तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट होगा। ढूंढाड़ी बोली का अन्य नाम है जयपुरी भी है और झाड़साही बोली भी कहा जाता है, काईकुली की बोली भी कहा जाता है, लेकिन अहीरवाटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ढूंढाड़ी बोली को अहीरवाटी बोली के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि अहीरवाटी बोली मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है। कैसी है? मिश्रित।
जयपुर का पुराना नाम ढूंढाड़ है। क्या है? ढूंढाड़। इस कारण इसे जयपुरी को जो है ढूंढाड़ी भी कहते हैं। तोरावटी, कांगड़ा, चौरासी, अजमेरी, हाड़ौती, जयपुरी की ये सब जो है उपबोलियां हैं। ढूंढाड़ी बोली को जयपुरी बोली, झाड़साही बोली, काईकुली बोली के नाम से जाना जाता है। जयपुरी बोली किशनगढ़, अलवर के अधिकांश भाग में, अजमेर और मेवाड़ के उत्तर पूर्वी भाग टोक में, दौसा जिलों में बोली जाती है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। देखते हैं कौन सा नहीं है। रतलाम, देवास, उज्जैन, रायपुर। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। कौन सा क्षेत्र नहीं है इसका? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट होगा, यानी कि रायपुर राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। और रतलाम, देवास, उज्जैन ये सब क्षेत्र इसके हैं। आगे बढ़ते हैं। लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का जो क्षेत्र है मालवा या मालव प्रसिद्ध रहा है। इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। सोडवाड़ी, रांगड़ी, पाटवी, रतलामी आदि जो है मालवी की उपबोलियाँ हैं। इसमें शब्द के शुरू अक्षर में स्वर का दीर्घीकरण किया जाता है। जैसे लकड़ी की जगह लाकड़ी बोला जाता है, कपड़ा की जगह कापड़ा बोला जाता है। फिर मालवी बोली का जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है? राजस्थान के झालवाड़, कोटा, प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश, उज्जैन संभाग के विभिन्न भागों में जैसे कि मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन इसमें शामिल है। फिर जो है आप सभी का जो है अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? बागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली है। पंजाबी, बघेली, ब्रज, गुजराती। कौन है बागड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली बोली? तो आप सभी का इसके लिए जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, यानी कि गुजराती आपका सही उत्तर होगा, जो बागड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली है। गुजराती जो है गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से है। गुर्जर धर्मता गजजरत गुजरात। गुजराती भाषा की अपनी लिपि है जो गुजराती के नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है और इसमें शिरोरेखा नहीं लगती है। ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित ये बोली है। फिर बघेली अर्धमागधी अपभ्रंश के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरमुखी लिपि बनाई। पंजाबी की अन्य मुख्य बोलियां हैं माझी, डोगरी, दोआबी और राठी। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, अवधी। तो हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? आप सभी को उत्तर देना है। इसका जवाब आपका आ रहा है विकल्प ए, यानी खड़ी बोली। तो बिल्कुल सटीक उत्तर आप लोगों का माना जाएगा। फिर खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हुआ है। किससे? शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हुआ है। खड़ी बोली का दूसरा नाम जो है कौरवी है। कौरवी शब्द का प्रयोग राहुल सांकृत्यायन ने किया है।
बीम्स, सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, इन सभी भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कौरवी है। वर्तमान हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी कुछ सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। खड़ी बोली यानी कौरवी का क्षेत्र जो है बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, ये सभी जो है खड़ी बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहर हैं। फिर जो है हरियाणवी या बांगरू भी ये शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के रूप के अंतर्गत विकसित बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोलियां हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है। खा, ला, लरा, ड़ा, इनमें से कौन सा जो है नहीं शामिल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जो जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। यानी जो आप इस प्रकार का ला देख रहे हैं, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के द्वारा इसको मानकीकृत नहीं किया गया है। आगे बढ़ेंगे, खा, ला, ढा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत रूप में सम्मिलित किए जाने वाले चिन्ह हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अंतर्गत भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 21 दिसंबर 1960 में किया गया। हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास करना और परिभाषित करना, शब्दावलियों को प्रकाशित, पारिभाषिक शब्दकोश, विश्वकोश तैयार करना इत्यादि इस आयोग के प्रमुख उद्देश्य थे। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कठिन संधियों से बचने के लिए सामान्यतः तत्पुरुष समासों में सा, जैसा आदि से पूर्व, द्वंद्व समास में पदों के मध्य। कौन सा इसका सही उत्तर होगा, आप लोगों को फटाफट से बताना है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, तो बिल्कुल सही होगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग सामान्यतः तत्पुरुष समासों में नहीं किया जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे भूतत्व, सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या इत्यादि। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को काटकर बनाया जाना चाहिए। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। दा व हा संयुक्ताक्षर हल लिपि संकेत लगाकर बनाए जाएं। तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्दों के साथ लिखा जाए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो उत्तर बिल्कुल आपका सही होगा। यानी तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती के साथ लिखा जाए, यही आपका सही उत्तर है और गलत है। फिर है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का
संयुक्त रूप खड़ी पाई को काटकर बनाया जाना चाहिए, ये सही है। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, ये भी सही है। दा व हा के संयुक्ताक्षर हल लिप संकेत लगाकर बनाए जाएं, ये भी बात सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? खा ध्वनि के लिए प्राचीन राजस्थानी साहित्य में प्रायः शा लिपि का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी राजस्थानी का संबंध शौरसेनी के एक रूप नागर अपभ्रंश से मानते हैं। राजस्थानी को मरुभाषा, मरुबानी आदि भी कहा गया है। राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है। कौन सा इनमें से कथन है असंगत? तो आप लोग अपना उत्तर दिए हो इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा। क्या है असंगत? राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है, यही बात गलत है। केवल भौगोलिक सीमा तक नहीं सीमित है इसका क्षेत्र। और सही क्या क्या है? खा ध्वनि के लिए प्राचीन राजस्थानी साहित्य में प्रायः शा लिप चिन्ह का प्रयोग होता था, सही है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी राजस्थानी का संबंध शौरसेनी के एक रूप नागर अपभ्रंश से मानते हैं, यह भी सही है। राजस्थानी को मरुभाषा, मरुबानी भी कहा गया, यह भी बात सही है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं पहले। राजस्थानी भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा मानी जाती है। यह राजस्थान, मालवा जनपद, सिंध, पाकिस्तान से पंजाब तक फैली है। ये भाषा भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती, पढ़ी लिखी जाती है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा टा वर्ग बहुला ये उपभाषा है। इसमें पुल्लिंग एक वचन शब्द प्रायः ओकारांत होते, जैसे हुक्को, तारो आदि। फिर है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के अंत में आ का प्रयोग होता है, जैसे तारां, रातां आदि। फिर 1991 ईस्वी व 2011 ईस्वी के भारत की जनगणना के अनुसार निम्न बोलियां आधुनिक राजस्थानी भाषा के प्राथमिक वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि मारवाड़ी बोली, हड़ौती बोली, मेवाड़ी, ढूढ़ाड़ी बोली, शेखावाटी बोली, मेवाती आदि। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी की 5 बोलियां मानी हैं। पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी कहते हैं, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, जिसे मेवाती कहते हैं, अहिरवाटी भी कहा जाता है इसको, मध्य पूर्वी या पूर्वी राजस्थानी, इसे ढूढ़ाड़ी हड़ौती भी कहते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी इसे मालवी कहते हैं, और दक्षिणी राजस्थानी इसे निमाड़ी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबद्ध नहीं है? शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश। यानी जो हिंदी की 17 बोलियां हैं उनका जो उद्भव हुआ है, उनमें से कौन सी अपभ्रंश इसमें शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प डी, यानी पैशाची अपभ्रंश, तो बिल्कुल सही होगा। और बाकी शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, इन्हीं से जो है 17 बोलियां आगे चल करके विकसित होती हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र की अधिकतर भाषाओं का विकास जो है शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी से हुआ है। पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा भाषाएं विकसित हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी निकली है। पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी, लहंदा या उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। और ब्राचट अपभ्रंश से सिंधी निकली है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी निकली है। उसके बाद में महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? मराठी का। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगला निकली है।
और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी इसकी बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी इसकी बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी की गढ़वाली और कुमाऊनी 2 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 प्रमुख बोलियां हैं। और बिहारी हिंदी की भोजपुरी, मगही, मैथिली ये जो है 3 प्रमुख बोलियां हैं। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इसका आंसर भी आ गया है आपके सामने। ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है। कौन सा नहीं है? जादोबाटी, डांगी, सिपाड़ी, सिकरवाड़ी। तो इनमें से ब्रज भाषा का जो स्थानीय रूप नहीं है वो है आपका विकल्प सी सिपाड़ी। और जादोबाटी, डांगी, सिकरवाड़ी ये सब इसके अंतर्गत आती है। ब्रजभाषा शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित ये बोली है। किससे है? पश्चिमी हिंदी की और शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। ब्रज का अर्थ है पशुओं में गायों का समूह या चरागाह। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया है और इसकी बोली ब्रजभाषा है। इस बोली का आरंभिक रूप जो है आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा के नाम से मिलता है। भुक्खा, अंतर्वेदी, डांगी, जादोबाटी, सिकरवाड़ी ये ब्रजभाषा की प्रमुख उपबोलियां हैं। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। किसने? ईश्वर चंद्र गुप्त ने। ब्रजभाषा का बोली जो क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली, यानी इन सभी जगहों पर जो है ब्रजभाषा प्रमुखता से बोली जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है। दक्षिणी भोजपुरी भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। भोजपुरी बोली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा इनमें से असत्य कथन है भोजपुरी बोली के संबंध में? तो आपका इसके लिए जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट होगा। यानी भोजपुरी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है, इससे इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, यही गलत है। और दक्षिणी भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है, सही है। भोजपुरी बोली के लिए नागरी एवं कैथी लिपि का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। और अगले विकल्प को भी देखते हैं। भोजपुरी बोली का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस, बलिया आदि है, ये भी बात सही है। भोजपुरी बोली का जो विकास है वो किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश के बिहारी हिंदी के अंतर्गत। भोजपुरी बोली के लिए देवनागरी लिपि वर्तमान व कैथी ऐतिहासिक लिपि का प्रयोग होता है। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी आदि देशों में ये खूब बोली जाती है। बिहारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी बोली का क्षेत्र है भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, यानी यहाँ पर जो है प्रमुखता से भोजपुरी बोली जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, गुजराती, मराठी, फारसी। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? आप सभी लोगों का इसके लिए जवाब आ रहा है विकल्प ए, यानी कि देवनागरी, तो बिल्कुल ठीक होगा। मराठी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। लिपि जो है भाषा का एक लिखित रूप है। इसके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। हम लोग देखते हैं भाषा का नाम और उसकी लिपि। तो मलयालम भाषा की लिपि मलयालम है। मराठी की लिपि जो है देवनागरी है। नेपाली की लिपि देवनागरी है। उड़िया की लिपि जो है उड़िया है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। आगे बढ़ते हैं।
उर्दू की लिपि कौन सी है? अरबी फारसी है। बंगाली की लिपि बांग्ला है और हिंदी की लिपि देवनागरी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? आप लोगों को बताना है। बीजी खेर, आचार्य नरेंद्र देव, पीडी टंडन, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 75 का आपको आंसर करना है सभी को। इसके लिए आपका जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि राजभाषा आयोग का गठन बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। यानी क्या है, कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, ये आप सभी को बताना है। तो आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों विकल्प डी, यानी पश्चिमी हिंदी, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कौरवी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। हम लोग देख लेते हैं जो है हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं और बोलियां। सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी। इससे कौरवी, इसको खड़ी बोली भी कहते हैं, हरियाणवी, इसको बांगरू भी कहते हैं, दक्षिणी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ये 6 बोलियां आगे विकसित होती हैं। फिर है राजस्थानी हिंदी से मारवाड़ी, जयपुरी, इसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं, मेवाती, मालवी, 4 बोलियां विकसित होती हैं। फिर है बिहारी हिंदी, इससे भोजपुरी, मगही, मैथिली 3 बोलियां विकसित होती हैं। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इससे भी 3 बोलियां विकसित होती हैं। और पहाड़ी हिंदी से कुमाऊनी, गढ़वाली, इससे 2 बोलियां विकसित होती हैं। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है? भोजपुरी, मगही, बुंदेली, मैथिली, कौन नहीं है इनमें से बिहारी उपभाषा की बोली? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, तो बिल्कुल ठीक होगा। ये बुंदेली जो है बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, और भोजपुरी, मगही, मैथिली इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी। जो बुंदेली बोली है ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। किसकी है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी की बोलियां हैं। हिंदी और उनकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण आप सभी लोगों ने अभी ऊपर देखा ही था, कई बार देख चुके हैं, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रस्तोता हैं। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर माचवी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है इस क्वेश्चन का सही जवाब? आपके उत्तर का हमें इंतज़ार है। इस प्रश्न के लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। यानी संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रस्तोता कौन है? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर। आगे बढ़ेंगे। 12 सितंबर 1949 को कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी एवं गोपाल स्वामी आयंगर ने एक सूत्र प्रस्तुत किया जो मुंशी आयंगर फार्मूला कहलाया। इसमें कहा गया था कि संविधान प्रारंभ होने की तिथि से
15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग उन सब कार्यों के लिए होता रहे जिसके लिए इसका प्रयोग इस समय तक होता रहा है। यानी जो प्रस्ताव सूत्र रूप में प्रस्तुत किया था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी आयंगर ने, इसी को जो है आयंगर फार्मूला कहा गया है। और इसमें क्या था कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग सभी कार्यों के लिए होना चाहिए, जैसे कि आज अभी चल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, बघेली भोजपुरी मगही, छत्तीसगढ़ी हाड़ौती मेवाती, ब्रज अवधी खड़ी बोली। आप लोगों को अपना उत्तर करना है। क्या होगा इसका सही जवाब? आपका उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प ए, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। आगे बढ़ेंगे। बोलियों का वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है, हम लोग सरसरी नज़र में देखेंगे। पश्चिमी हिंदी से जो है कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये जो है बोलियां निकली हैं। इनमें से कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी ये कैसी हैं? आकार बहुला हैं। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी ये ओकार बहुला हैं। अगले विभाजन को देखते हैं। फिर है आपका राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी से कितनी बोलियां निकली हैं? 4। कौन कौन सी? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। फिर है पहाड़ी हिंदी, इससे कुमाऊनी, गढ़वाली 2 बोलियां निकली हैं। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आगे विकसित होती हैं। फिर अगला है आपका बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3। भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। अगला है विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में कौन है? नागरी लिपि, कैथी लिपि, शारदा लिपि और ब्राह्मी लिपि। विश्व की प्राचीनतम माने जाने वाली लिपियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम है? तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा है विकल्प डी, यानी ब्राह्मी लिपि। तो सबसे सही जवाब होगा। सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है विश्व की? ब्राह्मी लिपि। सुनीत कुमार चटर्जी ने ब्राह्मी लिपि का विकास सिंधु घाटी लिपि से माना है। किससे माना है? सिंधु घाटी लिपि से माना है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। और हिंदी की लिपि भी कैसी है? देवनागरी है। शारदा लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जिससे कि कश्मीरी, लहंदा, टाकरी, गुरमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। कैथी लिपि एक ऐतिहासिक लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व और उत्तर भारत में काफ़ी बृहत स्तर पर प्रयुक्त की जाती है। उसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई है? 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1948, 15 अगस्त 1947। तो भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई है? आप सभी को बहुत बार इस क्वेश्चन को मैंने कराया है, इसलिए जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग उत्तर देखने के बाद में तब उत्तर देते हैं, इससे आपका कोई सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तो आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए, तो बिल्कुल सटीक होगा। यानी भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को प्रदान की गई है। और संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर को दिन जो है ये प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में गढ़वाली की उपबोली है कौन सी है? खस परजिया, पघाई, जोहारी, सलानी।
निम्नांकित में से गढ़वाली की उपबोली कौन सी है? आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प डी। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका माना जाएगा। गढ़वाली की उपबोली कौन सी है? सलानी। फिर गढ़वाली गढ़वाल मंडल की केदारखंड देवभूमि की बोली है। उसकी उपबोलियों में जौनसारी, सलानी, श्रीनगरिया, राठी, चौंदकोटी, टकनौरी और रवाल्टी आदि हैं। ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार में बोली जाती है और उत्तर प्रदेश में सहारन, मुरादाबाद तक बोली जाती है ये गढ़वाली। फिर आपका अगला क्वेश्चन है बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, शौरसेनी, पैशाची, अर्धमागधी। किससे हुआ है बुंदेली का विकास? इस प्रश्न के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प बी। तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी शौरसेनी अपभ्रंश से बुंदेली का विकास हुआ है। फिर उसके बाद में ये विकास आपने देख ही लिया है कई बार, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है? उन्नाव, फिरोजाबाद, हरदोई, जालौन। कन्नौजी बोली का क्षेत्र कौन सा है? आप सभी लोगों का फटाफट से सही जवाब आना चाहिए। तो कन्नौजी के क्षेत्र की बात करें हम इन विकल्पों में से, तो आपका उत्तर यदि विकल्प सी आया है तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी हरदोई जो है कन्नौजी बोली के अंतर्गत आने वाला भाषा की दृष्टि से क्षेत्र है। फिर हम लोग अब देखेंगे कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। यहाँ से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं हर परीक्षा में, जैसे कि कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है? इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर, यहाँ पर कन्नौजी बोली जाती है। फिर है आपका अगला, कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में। फिर है गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी में। उसके बाद है मालवी, ये उज्जैन, रतलाम, इंदौर और देवास में बोली जाती है। फिर अगला है ब्रज, ये मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली में प्रमुखता से बोली जाती है ब्रज भाषा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी। यानी कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी, यानी कि मराठी। तो बिल्कुल सही होगा, अर्थात मराठी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। आगे बढ़ेंगे हम सभी। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, खस, नेपाली, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संथाली, यानी इतनी जो बोलियां हैं वो सब क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। फिर आपका देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा है जिसे शिरोरेखा कहा जाता है। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची के द्वारा स्वीकार किया गया है? 8वीं, 10वीं, 9वीं, 60वीं। कौन सा सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का? आप सभी का फटाफट से जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 86 के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प ए। तो बिल्कुल ठीक होगा, अर्थात संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को 8वीं अनुसूची के द्वारा स्वीकार किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। देखते हैं कौन कौन सी जो है 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।
तो उनमें है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। ये जो आपकी 22 भाषाएं हैं, इनको संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्रदान की गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जो कि हिंदी भाषा विज्ञान प्रकरण के ऊपर आधारित था, जिसके अंतर्गत प्रमुख बोलियां, भाषाएं, उपभाषाएं, अपभ्रंश से संबंधित सभी प्रश्नों को आप सभी ने देखा, जाना, समझा। हमें उम्मीद है ये कक्षा आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको लगता है हमारी मेहनत आपके लिए सही दिशा में हो रही है। तो कक्षा को लाइक और शेयर करना अपने साथियों में बिल्कुल भी मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है जो हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। और उन सभी विद्यार्थियों और साथियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहते हैं। मिलेंगे हम जो है आपको पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।